हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके पहले हम लोग 10th क्लास के एक चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम लाइफ प्रोसेस था। और जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल वैसे ही ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में भी हमने उन सारी प्रोसेस के बारे में बात की थी जो कि हमसे रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं एक लिविंग बॉडी से रिलेटेड है। और बिल्कुल यहाँ भी रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या एडवांटेज है, और अगर ना हो तो क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड, इवन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, जितनी भी सारी लिविंग चीज़ें अर्थ पर प्रेजेंट है उन सभी से रिलेटेड है रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें लाइफ प्रोसेस में जो सारी प्रोसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अगर इन सारी प्रोसेस से हम रिप्रोडक्शन को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन उतनी ज़्यादा वाइटल नहीं है जितनी ज़्यादा ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है। क्यों? जैसे हमने बात की थी कि लाइफ प्रोसेस में जो भी सारी प्रोसेस आ रही है, चाहे वो डाइजेशन हो या वो न्यूट्रिशन हो या वो एक्सक्रीशन हो, अगर इनमें से एक भी प्रोसेस ना हो तो जो ह्यूमन है वो सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है उसके बगैर ह्यूमन जो है वो कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये प्रोसेस चले तो भी क्या हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब यहाँ इस चैप्टर में जो एक प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये कि इस चैप्टर में ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जिन्हें हम अगर ध्यान से पढ़ें और उन्हें ब्रेक करें तो उनका मीनिंग हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन से, कि किस तरह हम एक वर्ड को ब्रेक करके और उसका मीनिंग आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्शन से अगर हम रिप्रोडक्शन में री और प्रोडक्शन को सेपरेट कर दें तो सभी को पता है कि री का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ अगर फॉर्म हो रही है मतलब प्रोड्यूस हो रही है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का दोबारा प्रोड्यूस होना, तो हम रिप्रोडक्शन को इस तरह बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ एक जनरल मीनिंग, ठीक है। लेकिन अगर साइंस के टर्म में बात करें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो देखिए, क्योंकि यहाँ लिविंग थिंग्स से रिलेटेड बात हो रही है, एक लिविंग बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उसके बारे में बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक लिविंग बॉडी या एक लिविंग थिंग में कुछ भी आ सकता है। प्लांट आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है, एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमंस आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, राइट। तो देखिए, अगर एक लिविंग बॉडी है जो ऑलरेडी किसी के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, अगर वो अपने ही जैसी दूसरी लिविंग बॉडी को प्रोड्यूस करे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्योंकि एक प्रोड्यूस्ड हुई चीज़ दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यहाँ डायग्राम शो हो रहे हैं, जैसे ये पांडा है तो ये अपने ही तरह के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पांडा एलिफेंट के बेबी को प्रोड्यूस कर दे या एलिफेंट जो है वो ह्यूमन बेबी को प्रोड्यूस कर दे। तो रिप्रोडक्शन में जो एक मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग बीइंग जो है वो बिल्कुल अपने ही तरह का दूसरा लिविंग बीइंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने ही तरह ह्यूमंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो अदर एनिमल्स होते हैं वो अपने ही तरह एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अगर डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। क्या हो रहा है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे यंग वंस को बर्थ दे रहा है, या रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच every living organisms give birth to young ones of their own kind।
अब अभी हमने बात कर ली कि यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, अपने ही तरह के दूसरे यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी को क्या कहा है, रिप्रोडक्शन कहा है। ठीक है, अब बात करें सिग्निफिकेंस की कि भाई क्यों ज़रूरी है, तो हम खुद सोच सकते हैं, अगर हम इसे ना भी पढ़ें तो हम खुद सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। रिप्रोडक्शन में जो है एक लिविंग बॉडी जो है वो अपने ही तरह की दूसरी लिविंग बॉडी को प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर एक लिविंग बॉडी ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, अगर ये प्रोसेस करना बंद कर दे, तो ये अपने जनरेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। तो क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस पर ब्रेक लग जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर लंबे समय तक रिप्रोडक्शन ना हो तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो तो जो पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसी एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए या फिर पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, है ना, क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेके भी हम इस बात को कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, है ना, उसकी जो जनरेशन है आगे की उस पर क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाम से भी यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डिफरेंस इसमें देखते हैं, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट, मेल और फीमेल, इसीलिए इसे क्या कहा है, बाई पेरेंटल कहा है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल कहा है। ठीक है, अब यहीं से जो भी सारे डिफरेंस है यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। कैसे, यहाँ 2 पेरेंट है तो कई सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड होगी और ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी यहाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो प्रोसेस बहुत ही ईजी रहेगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह होता है, इसे हम आगे की प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। इट इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशन। अब यहाँ एक नया टर्म आया है, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, तो देखिए सभी लोगों ने एक टर्म सुना होगा, डिफरेंस, है ना, जहाँ 2 चीज़ों में अंतर होता है वहाँ हम डिफरेंस की बात करते हैं। बिल्कुल इसी डिफरेंस को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। सपोज करिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेबी है ये बिल्कुल ना तो अपने मदर की कॉपी होगा और ना ही अपने फादर की कॉपी होगा। इसके कुछ फीचर्स अपने मदर से मिलेंगे और कुछ फीचर्स अपने फादर से मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो दोनों से ही अलग होंगे। सपोज कर सकते हैं हम हाइट का ले सकते हैं, जैसे कि मदर और फादर दोनों की हाइट कम है, लेकिन जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग हुआ है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्रो होने के बाद, यस, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या हम कलर की बात कर सकते हैं कि मदर फादर दोनों का कलर जो है वो ब्लैक है, या उतना ज़्यादा एकदम फेयर नहीं है जितना बेबी का है। ठीक है, तो यहाँ ये जो दोनों से हटके यहाँ ये जो डिफरेंस आया है, जो वेरिएशन आया है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन। अब ये जो इवोल्यूशन है ये भी नया टर्म है, तो इवोल्यूशन को कैसे समझ सकते हैं, इवोल्यूशन का जो बेस होता है वो वेरिएशन ही होता है, या हम कह सकते हैं छोटे छोटे डिफरेंस मिलके एक बड़ा इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो 1 साल, 5 साल या 10 साल में देखने को नहीं मिलती है, इसे होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे समझते हैं एक फैमिली है जिसके सारे लोगों का कलर कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, लेकिन उस फैमिली में एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हुआ जिसका कलर लाइट
फेयर है, ठीक है। उसके बाद उस बेबी का नेक्स्ट बेबी प्रोड्यूस हुआ जिसका कलर थोड़ा और फेयर है। इस तरह होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उस फैमिली में जो नई जनरेशन आएगी वो एकदम फेयर होगी, ठीक है। तो ये इसे होने में कई साल लग गए। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। और ये किन चीज़ों से मिलकर हुआ, छोटे छोटे वेरिएशन से मिलकर हुआ, ठीक है। तो इसे इवोल्यूशन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर एग्जाम्पल्स देखें कि बेसिकली किस किस में देखने को मिलता है, तो ह्यूमंस में देखने को मिलता है, कई सारे एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, एलिफेंट, डॉग, कैट, रैबिट, है ना, सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इन सभी में, और इसके अलावा प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात हुई कुछ डिफरेंस की जो हमने पढ़े सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो देखिए, हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली क्या होता है, देन हमने टाइप्स की बात कर ली। एसेक्सुअल समझ में आ गया है क्या है बेसिक डिफरेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसके जो भी ये टाइप्स हैं, हो सकता है इनके नाम पढ़ के एक बार आप लोगों को डिफ़िकल्टी लगे, कि हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन केवल नाम से ही हमें इनका मीनिंग समझ में आ जाएगा। और हमें केवल इसमें याद क्या रखना है, केवल एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, और एग्जाम्पल्स को ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसका टाइप फिजन, दूसरा है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। अब देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैप्टर में एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा है कि इसमें कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें अगर हम ध्यान से पढ़ें और बीच से ब्रेक करें तो उनका जो मीनिंग है वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए, बाइनरी फिजन सभी को पता है, यूनी मतलब एक होता है, बाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, टेट्रा मतलब चार होता है, पेंटा मतलब, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे वर्ड है बाई, इसका मतलब है टू, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं, तो फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बाइनरी फिजन का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक। ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई है कि बाइनरी फिजन क्या है, रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। कौन से रिप्रोडक्शन का टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू इंडिविजुअल। क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड हो रहा है दो न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो एक ही होगा क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सिंगल पेरेंट है, ठीक। इसका एग्जाम्पल बेसिकली, इसके एग्जाम्पल में बेसिकली हम देखते हैं अमीबा को और पैरामीशियम को। अब देखिए, अमीबा भी सभी लोगों ने नाम सुना होगा। क्या हम जानते हैं इसके बारे में, अच्छा, अमीबा जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसे सभी लोग ऐसे जानते हैं। देखा तो किसी ने नहीं है, बुक्स में देखते हैं हम लोग, कई बार डायग्राम्स देखते हैं, है ना। तो अमीबा जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अब अमीबा में बाइनरी फिजन किस तरह हो रहा है ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो देखिए, ये है अमीबा जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, और इस अमीबा की बॉडी में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, जैसे ही यहाँ रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, खिंचने लगता है। क्यों खिंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसलिए। तो यहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो जाता है, तो ये इस तरह से यहाँ खिंचने लगा है अपोजिट साइड, और धीरे धीरे ये खिंचाव जो है वो बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ये न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वैसे ही जो साइटोप्लाज्मा है वो भी क्या हो जाएगा, खिंचने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एक अमीबा है ये दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, दो डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है। इसे हमेशा एक
पेरेंट अमीबा जब डिवाइड होता है, जब दो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है, तो उसे डॉटर सेल ही कहते हैं। सन सेल क्यों नहीं कहते, ये नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह अमीबा में क्या पढ़ा है हमने, बाइनरी फिजन पढ़ा है। ठीक, क्लियर हुआ ये। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मल्टीपल फिजन की, क्योंकि फिजन जो है वो दो तरह से होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी में क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिजम्स 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हुआ, और मल्टीपल फिजन में क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 में ना डिवाइड होके कई सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब होता है मेनी, ठीक है, और फिजन मतलब होता है ब्रेक, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स। ठीक है, ये इसमें हम किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मलेरिया पैरासाइट, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। बिल्कुल हाँ, ये वही मॉस्किटो है जो हमें मलेरिया कॉज करता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब ये इंटर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जब ये जो मलेरिया पैरासाइट है, हाँ, हमारी बॉडी में जब ये एंटर करेगा तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये जो प्लाज्मोडियम है ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिजम्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से और ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए हैं, और इस तरह बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जब ये सेल बर्स्ट होती है तो ये सारे जो होते हैं वो बॉडी से, इस सेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीपल फिजन हो रहा है। ये भी किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग क्या होता है, बेसिकली सभी लोगों ने एक टर्म सुना होगा, बड। ठीक है, हम हमेशा देखते हैं कि प्लांट्स में जब फूल खिलता है तो उसके पहले एक बड प्रोड्यूस होती है, राइट, और वो बड धीरे धीरे ग्रो करके एक फूल को बनाती है, एक फ्लावर को बनाती है। तो यहाँ पे बडिंग हम लोग देखेंगे हाइड्रा में। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, इसकी बॉडी से यहाँ एक बड प्रोड्यूस होती है। ये सभी को दिखाई दे रही है बड, जिसे हम एक आउट ग्रोथ भी कह सकते हैं। बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई ये ग्रोथ हो रही है, जिसे आउट ग्रोथ कह रहे हैं। इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है बड। अब ये बड धीरे धीरे क्या होती है, ग्रो होती है, और जैसे जैसे ग्रो होती जाएगी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये छोटी सी बड इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये अपना खुद का एक नया इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म कर लेगी। और जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी कौन है, ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, इस पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और अपनी ही एक नई इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म कर लेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। ये भी एसेक्सुअल का ही एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जिसमें सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट कौन है, हाइड्रा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म। बड लाइक प्रोजेक्शन ये फॉर्म हुआ है ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये द बड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है न्यू इंडिविजुअल में। इट देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। क्या हुआ, अब ये यहाँ से सेपरेट हो गई और इसने अपना एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बडिंग, और ये किस में देखा, हमने हाइड्रा में देखा। इन एग्जाम्पल्स को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, बडिंग की बात हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रीजनरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, जनरेशन किसी ने सुना होगा, जनरेट हो रही है चीज़ें, मतलब चीज़ें बनती जब हैं तो उन्हें कहते हैं जनरेट हो रही है। अब जनरेट में ही यहाँ क्या एक वर्ड लगा दिया है, री। अभी हमने पढ़ा था री का मतलब क्या होता है, अगेन पढ़ा था हमने अभी। और जनरेशन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, कोई चीज़ बन रही है। अब रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जनरेट हुई चीज़ फिर से रीजनरेट हो रही है। ठीक है, और इसमें हम किसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और क्या देखा जाता है इसमें देखा जाता है कि अगर इस प्लेनेरिया, हाँ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेनेरिया किसी ने नहीं सुना होगा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छिपकली। सभी लोगों ने सुना होगा। क्या होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि छिपकली की कई बार पूंछ कट जाती है। ठीक है,
तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उसकी बॉडी में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पूंछ फिर से उसकी रीग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और वैसी ही फिर वो क्या हो जाती है, मतलब जहाँ से उसकी पूंछ कट हुई थी वहीं से उसकी पूंछ फिर वापस से उसमें ग्रोथ हो जाती है और वो पहले जैसी ही हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कह रहे हैं। क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर छिपकली से ही समझते हैं, ठीक है। अगर उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए, अगर उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए, तो उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट जो होगा, जैसे सबसे पहले उसका माउथ वाला पोर्शन, इससे समझिए ये है प्लेनेरिया, ठीक है। इसकी बॉडी जो है वो 3 जगह से जो है वो कट हो गई, ठीक है। माउथ वाला पार्ट अलग, ट्रंक वाला पार्ट अलग और ये टेल वाला पार्ट अलग हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि नीचे वाले पार्ट को पूरा फॉर्म कर लेती है और एक नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेती है। बिल्कुल उसी तरह ये वाला जो पार्ट है इसमें भी इस तरह की सेल्स होंगी जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट फॉर्म करके एक नया प्लेनेरिया बना लेंगी, और सिमिलरली इसमें भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तीनों कटे हुए पार्ट थे इन्होंने एक नया ही प्लेनेरिया बना लिया, मतलब एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया यहाँ बन गए। लेकिन यहाँ जो एक मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या, कि इसकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उन्हीं के कारण रीजनरेशन हो पा रहा है। इसकी बॉडी के जिस पार्ट में वो सेल नहीं होगी उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल्स के कारण इसकी बॉडी ग्रो कर रही है। अगर सपोज करिए इस पार्ट में वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो ये वाली बॉडी बन गई, लेकिन अगर इस वाले पार्ट में वो स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजनरेशन। अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट भी सभी लोगों ने सुना होगा, टुकड़ा होता है इसका मतलब फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल को सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा का, जो कि एक प्लांट होता है, और सी एनीमोन ये एक हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, स्पायरोगायरा के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये भी कुछ रीजनरेशन की तरह ही होता है, क्यों कि ये है स्पायरोगायरा एक प्लांट। अगर जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो एक प्लांट यहाँ 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसमें भी यही होता है फ्रेगमेंटेशन में, कि हर एक पार्ट में कैपेबिलिटी होती है कि एक नया प्लांट ही क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, जो कि किस में हो रहा है, प्लांट सेल में यहाँ पे हो रहा है। क्या लिखा है इसमें, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ एन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाती है तब, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। इनमें बहुत माइन्यूट बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस है, लेकिन इनके एग्जाम्पल को हमें याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पायरोगायरा में हमने देखा था, रीजनरेशन जो है वो हमने प्लेनेरिया में देखा था, ठीक है, बर्डिंग हमने हाइड्रा में देखा था। तो इसके एग्जाम्पल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये वाली चीज़ हुई, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए एक चीज़ समझिए, ब्रेड सभी लोगों ने देखा है, ब्रेड हम लोगों ने देखा है कि ब्रेड जब बहुत काफ़ी टाइम तक रखा हुआ होता है घर में तो उस पर फंगस आ जाती है, वहीं फंगस से ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फंगस में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये फंगस लग गई है यहाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोपस कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि ये जो स्पोर्स बनते हैं वो एक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरेंजिया में जब स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो ये बर्स्ट हो जाता है। जैसे ही बर्स्ट होता है तो सारे स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, और ये स्पोर्स बाहर निकल के ऐसी जगह पर जाकर लगते हैं जहां मॉइस्ट सरफेस होती है, जहां नमी होती है, वहां ये फिर से फंगस की कॉलोनी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया
produce tiny cells called spores. When spores comes in contact with moist surface, it develops into new individual. ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी, स्पोर का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा है। इसमें कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम। ठीक है, ये हुई स्पोर फॉर्मेशन की बात। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसे एक टर्म दिया है, वो क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्या होता है ये, कि क्या होता है इस प्रोसेस में। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं एक प्लांट की, वो क्या क्या होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, इन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो इन वेजिटेटिव पार्ट से एक प्लांट के, इन वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट की ग्रोथ होना, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होना हम कहेंगे, ग्रोथ नहीं, पहले प्रोड्यूस होगा फिर ग्रोथ होगी, तो इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब रूट, स्टेम और लीफ, इससे किस तरह एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है वो हमें देखना है। ठीक है, लेकिन ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो तरह से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ये नेचुरली हो जाएगा, और आर्टिफिशियली भी होता है। अब देखते हैं किस तरह होता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह होता है, तो देखिए, इन दिस अ पेरेंट प्लांट गेट्स डिटेच्ड एंड दिस डिटेच्ड पोर्शन ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। क्या होता है इसमें, सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। कई बार हमने देखा है, हमारे घर में बहुत दिनों तक जब आलू रखे होते हैं, हमारे घर में बहुत दिनों तक जब आलू रखे होते हैं तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है वाइट कलर का, है ना, हमने देखा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कई बार घर में सुना होगा आलू की आंख उग गई है, कहते हैं ना, या कोई कहता है बड प्रोड्यूस हो गई है, वो स्टेम होती है। ठीक है, उस स्टेम को अगर सॉइल में डाल दिया जाए ना, आलू को जिसमें स्टेम लगी हुई है, अगर उसको सॉइल में डाल दिया जाए तो उससे नया जो आलू है, जो नया पोटैटो है, वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेम से जो है वो नया प्लांट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही यहाँ पे बोला है कि एक पेरेंट प्लांट से एक नया पोर्शन पहले क्या होता है, हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस होता है, एंड देन वो जो नया पोर्शन होता है वही नए प्लांट को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा है, स्टेम से किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस हो रही है नेचुरली। अब बात करते हैं रूट और लीव से किस तरह ये प्रोसेस होती है। तो रूट से देखिए, रूट से जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, वो किस में होता है, किस में देखने को मिलता है, स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है। ये है स्वीट पोटैटो, सभी लोगों ने देखा होगा। और अगर इसकी ये जो रूट्स हैं इन्हें सॉइल में डाल दिया जाए तो इन्हीं रूट से नया स्वीट पोटैटो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है किसके अंदर आ रही है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर बात करें लीव से किस तरह नई लीव्स बनती हैं, तो ये ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। देखिए, ये है ब्रायोफाइलम की लीव्स, जिसमें कॉर्नर से क्या हो रहा है, यहाँ से नई लीव्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह नेचुरली होती है ये चीज़ें, इसमें ह्यूमंस कुछ नहीं करते या कोई और आर्टिफिशियली इसमें कोई कुछ नहीं करता, ये चीज़ें अपने आप नेचुरली होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किस तरह प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स देखी जाती हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग। क्या होता है, वैसे नाम से भी समझ में आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या होता है, देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअली हो रहा है, मतलब कि जो पेरेंट है वो एक है। ठीक है, और एक पेरेंट से नई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसी की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिफिशियली हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेयरिंग में, सपोज करिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि एक प्लांट है। मोस्टली हमने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेम ली, इस स्टेम को हमने उठा के इस तरह और ज़मीन में क्या कर दिया, उसे हल्का सा अंदर कर दिया मिट्टी में, और ये जो
स्टेम का पार्ट है, ये जो स्टेम का पार्ट है जिसे हम मिट्टी के अंदर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको चाकू से हमने थोड़ा स्क्रैच कर दिया, थोड़ा खुरेद दिया उसे, ठीक है। और जब हम उसमें वाटरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ इस वाले पार्ट से क्या होगी, रूट्स निकल आएंगी, यहाँ से रूट्स निकल आएंगी और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसी वाले पार्ट को हमने नीचे दबाया था मिट्टी में, इससे कई सारी रूट्स प्रोड्यूस हो गई और यहाँ से एक नया प्लांट जो है वो फॉर्म हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किस तरह होता है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए तो एक ही बार में समझ में आएगा कि किस तरह ग्राफ्टिंग हो रही है। बेसिकली ये मैंगो में, एप्पल में और लेमन में देखने को मिलती है। क्या हो रहा है, ये एक प्लांट है, यहाँ इस प्लांट में यहाँ पे कट लगाया है और ये दूसरा प्लांट है, इस दूसरे प्लांट को इस कट के हिसाब से, इस कट के शेप के अकॉर्डिंग फिक्स किया है और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ा है। जोड़ने के बाद दोनों को रस्सी से बांध दिया ताकि ग्रोथ हो पाए। अब ये वाला जो सारा प्रोसीजर है वो तो ठीक है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 आम के पेड़ हैं। एक आम का जो पेड़ है वो बहुत लंबा है, लेकिन उसमें जो आम लगे हुए हैं वो बहुत खट्टे हैं, और हमारे पास दूसरा जो आम का पेड़ है वो बहुत छोटा सा है, उसकी वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसमें जो आम है वो बहुत मीठे हैं। अब हमें दोनों पेड़ों को मिला के हमें एक ऐसा पेड़ चाहिए जो लंबा भी हो या बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन उसमें फल बहुत सारे हों। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस तरह, उस एक पेड़ से, पेड़ की टहनी को लेके दूसरे पेड़ की टहनी से मिक्स कर सकते हैं और उसे रस्सी से हम बांध देंगे। तो क्या होगा, ये जो दोनों प्लांट्स की सेल हैं आपस में मिल जाएंगी, जाइलम फ्लोएम जो है वो आपस में मिल जाएगा, और फिर इसमें जो फल लगेंगे वो कैसे होंगे, वो मीठे भी होंगे और पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ्टिंग की जाती है बेसिकली। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कटिंग की। कटिंग सभी लोगों को पता है, कटिंग बेसिकली रोज में, शुगर कैन में, पोटैटो में, कैक्टस में करते हैं। और किस तरह करते हैं, पेड़ की कोई भी टहनी या स्टेम लेके हम उसे मिट्टी में क्या करते हैं, लगाते हैं, और फिर उस स्टेम से एक नया प्लांट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये कटिंग में होता है। कटिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है ये लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें प्लांट से हम कुछ पार्ट ऐसा लेते हैं जिसमें प्लांट टिश्यू हो, ठीक है। टिश्यू वाला कुछ पोर्शन हम उसमें लेते हैं और एक पेट्री प्लेट में, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स में कुछ सेल्स को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगार प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रिएंट है, जो कि एक रिच न्यूट्रिएंट है। ऑक्सिन्स हम पढ़ते हैं कि प्लांट ग्रोथ के लिए ऑक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट में ये जो टिश्यू है ये ग्रो कर जाएंगे, एक प्लांट फॉर्म कर लेंगे, और जैसे ही ये प्लांट थोड़े बड़े होंगे इन्हें हम गार्डन में क्या कर सकते हैं, प्लांटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आज हमने बात की रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप की हमने आज बात की, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स पढ़े। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उस में बात करेंगे। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई हो, और अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।